मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, जो मेरे स्टूडेंट्स आईएएस भी हैं, आईपीएस भी हैं और स्टेट सर्विसेज में हैं। लगभग मेरे पढ़ाए हुए 500 बच्चे अभी तक 500 बच्चे स्टेट सेवा में हैं, वो उत्तर प्रदेश में ही हैं, जो पीसीएस क्वालिफाई किए हैं। धार्मिक पुस्तकें होती हैं, चाहे रामायण हो, गीता हो, बाइबल हो, कुरान हो, या किसी में भी किसी ह्यूमैनिटी के खिलाफ कभी गलत नहीं लिखा जाता। मेरे दोस्त, मैं यही हमेशा कहूँगा सबके लिए सोसाइटी में कि चाहे रामायण हो या गीता हो या बाइबल हो या कुरान हो, सब में सोशल कोऑपरेशन है, सब में भाईचारा है। हमारे युवाओं को आप कोई संदेश देना चाहेंगे? देखिए, एक बहुत सिंपल सा संदेश है कि कंसिस्टेंट बनिए, विनम्र बनिए, हार्डवर्क करते रहिए और समाज में जो कोऑपरेशन लाइए, विद्वेष से दूर रहिए, छोट भैया नेता से दूर रहिए, समय ना बर्बाद करिए। बस इस मानधाता की सेवा करने के लिए यहाँ मैं बचपन से लेकर आज तक और मरते दम तक प्रतिबद्ध हूँ। मैं ज़रूर पटना में नौकरी करता हूँ, पर मेरी आत्मा यहीं मानधाता एरिया में रहती है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देवप्रभात समाचार। मैं अंजनी तिवारी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ प्रतापगढ़ जनपद के नगर पंचायत मानधाता के अंतर्गत गोमदापुर। मेरे साथ मौजूद हैं इस समय शैलेंद्र पांडे जी, और इनका चयन डीएसओ के पद पर हुआ था और अभी ये डिप्टी डायरेक्टर के पद पर कार्यरत हैं। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि जो विद्यार्थी इस समय तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की, उनके सक्सेस के लिए मार्गदर्शन इनसे हम लेते हैं और इस विषय में भी बात करते हैं इन्होंने कैसे तैयारी की और कैसे इनका सिलेक्शन हुआ और समाज सेवा में ये किस तरह से आगे कार्य करना चाहते हैं, उनकी सोच क्या रही है अभी तक समाज के प्रति। इन सारे विषयों पर हम इनसे बातचीत करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे देवप्रभात समाचार में। थैंक यू तिवारी जी। और मैं आपके दर्शकों को यही बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो ये जो एग्ज़ाम है यूपीएससी का या बीपीएससी का या यूपीपीएससी का, स्टेट सर्विसेज का, एक प्लानिंग के थ्रू अगर आप जाते हैं तो बेहतर है। देखिए, मैंने जो अपना सफ़र शुरू किया 99 में, हमने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया इविंग क्रिश्चियन कॉलेज इलाहाबाद से। उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया पीबीडीसी में, इकोनॉमिक्स में, और वहाँ मैंने टॉप किया था प्रताप बहादुर डिग्री कॉलेज में। और अवध विश्वविद्यालय में 2001 बैच में पीजी में मेरी सेकंड रैंक थी पूरे अवध विश्वविद्यालय में इकोनॉमिक्स में, और मैंने कॉलेज टॉप किया था। उसके बाद मैं कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के लिए इंटरव्यू दिया, 7 बार मैंने लगभग इंटरव्यू दिया, और 1 या 2 बार मेरा उसमें एक जीटीओ टास्क होता है और सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होता है। वहाँ तक मैं पहुँचने के बाद कुछ गलतियाँ हुई जिसकी वजह से फाइनली मैं सेलेक्ट नहीं हो पाया। थोड़ी सी निराशा ज़रूर हुई, पर हमारे ग्रैंडफादर थे श्री ज्वाला प्रसाद पांडे, जो स्वर्गीय ज्वाला प्रसाद पांडे हैं अभी, तो उन्होंने मुझे एनर्जी दिया कि भाई कोई बात नहीं, आगे और भी समय है। फिर देखिए, बचपन से 6th क्लास में जब मैं पढ़ता था तो मैंने इकबाल सिंह धारीवाल को देखा था, जिन्होंने यूपीएससी टॉप किया था इकोनॉमिक्स से। तो उसी दिन से मैंने डिसाइड किया कि इकोनॉमिक्स ऑप्शनल तो मुझे रखना ही रखना है। फिर समय आया तो मैंने, हालांकि 11th क्लास में मैंने, जब केंद्रीय विद्यालय बमरौली में मैं पढ़ता था, तो मैंने इकोनॉमिक्स ले लिया और काफ़ी इंटरेस्ट रखा। तो वहाँ अभी 12th में भी मैं नॉर्थ रीजन सीबीएसई का आर्ट्स में टॉप किया था। नॉर्थ रीजन में मैं टॉप किया था 12th क्लास में। उसके बाद ग्रेजुएशन में मैं यूपीएससी की तरफ मेरा मन बढ़ता गया। फिर मैंने 2005 में इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज के लिए भी इंटरव्यू किया। भारतीय ये जो आर्थिक सेवा होती है उसमें मैंने इंटरव्यू दिया, पर अनलकली मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाया। फिर उसके बाद 2005 में ही भी मैंने यूपीएससी का पहला अटेम्प्ट लिया था इकोनॉमिक्स ऑप्शनल रख के। फिर अनलकी रहा कि मेरा 3 बार यूपीएससी में प्रीलिम्स नहीं हुआ। चौथे अटेम्प्ट में मैंने मेंस दिया, पर फाइनली मेंस में कुछ बेसिक रीजंस था या जो भी था, जिसकी वजह से मेरा फाइनल में सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर मैंने क्या किया कि मैंने यूपीएससी के लिए पढ़ाना शुरू कर दिया।
सबसे पहले मैंने 2009-7 से ही वैद्स ICS लखनऊ में इकोनॉमिक्स पढ़ाना शुरू किया, इंडियन इकॉनमी GS के लिए। फिर सोशियोलॉजी भी पढ़ाया। उसके पहले भी मैंने UPSC पढ़ाने के लिए कोशिश किया था, वाजीराम में, रवि में भी कुछ दिन क्लासेस लिया। फिर उसके बाद मैंने कलिंगा IS दिल्ली में इकोनॉमिक्स की क्लासेस लिया। फिर जब तक मेरा बिहार PCS में सिलेक्शन नहीं हुआ, 2012 में मेरा सिलेक्शन हुआ बिहार PCS में, उस दिन तक मैं सिविल सेवा के विद्यार्थियों को एजुकेट करता रहा, उनको गाइड करता रहा और बताता रहा कि किस तरीके से चयन हो सकता है, जो हम लोगों ने लाइफ में गलतियां करी हैं। अब तो बहुत सारा पैटर्न चेंज हो गया, अब एक ऑप्शनल हो गया, 2011 के बाद CSAT आ गया, इंटेलिजेंट टेस्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने लगा। तो जो फ्यूचर में हमारे स्टूडेंट्स, हमारे बच्चे तैयार कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, पहला फोकस मैं यही कहूँगा कि अपना बेसिक्स पे फोकस करिए। मैं मान रहा हूँ कि आजकल इंटरनेट का युग है। You are very close to mobile phones, internet media, laptop and all. You can get lot of information. But reality अभी वही है कि किताब का कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। आप किताब उठाइए और पढ़ते चले जाइए। बेसिक्स चीज़ें पढ़िए, उसका नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स बनाइए। मैं तो कहूँगा कि NCERT का 11th और 12th का इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री, सोशल इश्यूज़, इतना आप पढ़िए और साइंस एंड टेक का 9th क्लास का किताब पढ़िए और जो पीछे के क्वेश्चंस हैं उसका अपने लैंग्वेज में आंसर्स करिए। और पीटी के लिए, पीटी देखो, जो प्रीलिम्स परीक्षा होती है वो बहुत सारगर्भित होती है, बड़ी पेनिट्रेटिव होती है, कॉम्प्रहेंसिव होता है। उस पर आप यू कांट बी सिलेक्टिव, उसमें आपको बहुत कॉम्प्रहेंसिव नॉलेज की ज़रूरत है। तो उसके लिए आपको चाहिए कि आप बेसिक तो पढ़ें ही, करंट एक न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ें जो स्टैंडर्ड हो, और न्यूज़पेपर से डेली नोट्स बना लें तो बेहतर रहेगा। और रात में सोने के पहले जो आपने पिछला नोट्स बनाया, उस दिन का भी नोट्स बनाया, उसको तैयार कर लें तो मगअप हो जाएगा। एग्ज़ाम जब, जैसे मान लीजिए आपका पीटी आने वाला है 15 दिन पहले, मुझे नहीं लगता है कि घटना चक्र वगैरह जो आप लेने की ज़रूरत पड़ेगी। आप वो घटना वाले चक्र वाली चीज़ें सारी आपके पास होंगी और आपको बेहतर तरीके से होगी, बैकग्राउंड भी पता होगा। न्यूज़पेपर हम क्यों पढ़ते हैं? बेसिकली GS के, करंट अफेयर्स के लिए। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आप पास्ट की भी चीज़ें आपको पता होती है और फ्यूचर की भी पता होती है, तो आप कोरिलेट कर लेते हैं और सही ट्रिक मार के आते हैं प्रीलिम्स में। और लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर जो बच्चे कहते हैं कि बार बार प्रीलिम्स दे रहा हूँ, नहीं सफल हो पा रहा हूँ, तो यही गड़बड़ी कर जाते हैं कि नोट्स नहीं बनाते हैं और रिवीजन नहीं कर पाते हैं। ये चीज़ तो उनको करना पड़ेगा। और जहाँ तक मेंस का सवाल है, तो आप बार बार लिखिए, जवाब लिखिए, एक क्वेश्चन में कई क्वेश्चन क्रिएट करिए। जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं कहूँगा कि वाई इंडस्ट्रियलाइजेशन, भारत में औद्योगिकरण की दशा और दिशा पे आप क्या कहेंगे? तो आप इस पे सवाल बनाइए कि कैसे औद्योगिकरण क्या है, अभी सिचुएशन क्या है, 1991 के पहले क्या औद्योगिकरण सिचुएशन थी, 2001 के बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसा हुआ, 2021-11 के बाद कैसा रहा, 2021 के बाद कैसा रहा और फ्यूचर में क्या रहा। 50-50 वर्डों में अगर आप एक सारगर्भित आंसर क्रिएट करते हैं सब पे, जैसे मैंने एक क्वेश्चन का इंडस्ट्रियलाइजेशन की दशा और दिशा पे वर्णन करिए, तो मैंने 5 क्वेश्चन क्रिएट किया। इस 5 क्वेश्चन पे आप जब आपने बनाया तो आपका रिएक्शन हुआ, जो रैशनल और पॉजिटिव रिएक्शन आएगा, पॉजिटिव फ्लो में आना चाहिए। पास्ट का भी हो गया, प्रेजेंट का भी हो गया, फ्यूचर का भी हो गया, तीनों को मिला के जब आप एक फ्यूचरिस्टिक पॉजिटिव नोट देते हैं अपने आंसर में, तो जाहिर सी बात है कि आपको अच्छा मार्क्स लाने में मेंस एग्जाम में कोई रोक नहीं सकता है। आई गारंटी इट, गो विद दिस टाइप ऑफ स्ट्रेटजी। देखिए, जैसा कि आपको ने अभी बताया हमें कि कई बार हम अटेम्प्ट दिए और हमें वहाँ से निराशा मिली। ऐसे में आपने नया इंस्टीट्यूट चुना जहाँ से आपने शिक्षा अर्जित की और नए आइडियाज़ मिले आपको और आपका अंत में सिलेक्शन हुआ। लेकिन वर्तमान स्थिति यह है कि ऐसे गरीब घर के बच्चे हैं जो महंगी कोचिंग नहीं अफोर्ड कर सकते, बाहर जाके पढ़ नहीं सकते और उनका सपना है कि वो कुछ अच्छा करें, अच्छे पद पर जाएं और देश की सेवा करें। तो ऐसे बच्चों को आप किस तरह गाइड करेंगे?
अच्छा है, बहुत बढ़िया सवाल किया है आपने। ये तो देखिए, एक तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इकोनॉमिक स्थिति जो है कभी बाधा नहीं बन सकती है। किसी भी सक्सेस के लिए कोई बाधा नहीं बन सकती है आज के ज़माने में। जब आप मैं एक तरफ तो मैंने कहा था कि इंटरनेट का मैं विरोध कर रहा हूँ पूरी तरह से। अब यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि आप एनसीईआरटी किताब डाउनलोड कर लें। आपके पास नहीं तो आपके मित्र से डाउन कर लें जिसके पास नेट सुविधा है, और डाउनलोड करके उसको कहीं से प्रिंट आउट उसका निकाल के जेरॉक्स करके आप उसको पढ़ लें, मगअप शुरू कर लें। और करंट अफेयर में पेपर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, बाजार में पेपर आ रहा है वहां पढ़ सकते हैं इस तरीका। और हाँ, मैं अपने मानधाता ब्लॉक के क्षेत्रवासियों को और जो जुड़े हैं हमसे जुड़ सकते हैं, मैं उनको ऑनलाइन क्लासेस दे दूंगा। जो उनको परेशानी है मैं उनको उनकी परेशानी दूर कर दूंगा, और आई एम रेडी टू हेल्प देम। मैं अपने मानधाता क्षेत्रवासियों को जो प्रिपरेशन करना चाहता है यूपीएससी और स्टेट सर्विसेज कमीशन के लिए, मैं उनको हेल्प करने के लिए तैयार हूं, और कभी बाधा नहीं हो सकता है। यहां तक कि मैं ये कहूंगा कि अगर उनको लगता है कि वो बड़ी बड़ी कोचिंग नहीं अफोर्ड कर सकते हैं तो कोई जरूरत नहीं है, आप बेसिक किताबें पढ़िए, इंटरनेट से डाउनलोड करिए, पढ़िए। और फिर अगर आपको लगता है कि तब भी आपको नहीं समझ में आ रहा है क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन सा चैप्टर पढ़े, कौन सा नहीं पढ़े, कुछ लेवल पे प्रॉब्लम है, तो मेरा नंबर नोट करिए आप 9431494266। इस पे आप मुझे कॉल करें, या फेसबुक पे शैलेंद्र पांडे से आप या शैलेंद्र कुमार से जुड़ सकते हैं। जुड़ने के बाद अपनी क्वेरीज आप हमसे पूरी कर सकते हैं। मैं आपको विदाउट एनी चार्ज, विदाउट एनी फी, आई एम रेडी टू हेल्प माई सोसाइटी। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, जो मेरे स्टूडेंट्स आईएएस भी हैं, आईपीएस भी हैं और स्टेट सर्विसेज में हैं। लगभग मेरे पढ़ाए हुए 500 बच्चे, अभी तक 500 बच्चे स्टेट सेवा में हैं, वो उत्तर प्रदेश में ही हैं, जो पीसीएस क्वालिफाई किए हैं। जब मैं कभी आया हूं मानधाता में, कहीं रुका हूं, तो आप आए मेरे पास बेझिझक, विदाउट एनी हेजिटेशन, बिना संकोच के आप मुझसे पूछे, मैं आपका कोच हूं। आपको कोई जरूरत नहीं कहीं जाने की। मैं 100% अभी भी पढ़ता रहता हूं। अभी भी मैं कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट से कभी कभी वहां गेस्ट लेक्चर्स लेता हूं, जाता हूं। हालांकि वहां आपकी रीच मान लीजिए पटना में हूं या लखनऊ में हूं, नहीं जा सकते हैं, तो आप यहां आइए, मैं हूं घर पे, आप मुझसे मिलिए, आपको पूरा मैं गाइड करूंगा। इस मानधाता की सेवा करने के लिए यहाँ मैं बचपन से लेके आज तक और मरते दम तक प्रतिबद्ध हूं। मैं जरूर पटना में नौकरी करता हूं, पर मेरी आत्मा यही मानधाता एरिया में रहती है। मैं आज के युवाओं को जिस तरह से राजनीतिकर्ताओं द्वारा जो उनके सक्सेस के लिए मोटिवेट होता है, जैसे कि अभी जो हाल में हम बैठे हैं, तो 10 दिन पहले का प्रकरण होगा, सपा के एक कद्दावर नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस की एक चौपाई को लेकर विवादित बयान दिया। वो उनका बयान उनके हिसाब से सही हो सकता है, लेकिन उसी रामायण की चौपाई में लिखे हुए इस चौपाई को उन्होंने उच्चारित शायद नहीं किया। क्यों नहीं किया, ये वो जान सकते हैं कि जो इच्छा करियो मन माही, हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नहीं। ये प्रेरणा भी वो दे सकते हैं कि वही रामचरितमानस युवाओं को ये भी कहता है कि आप इच्छा प्रकट करिए, मेहनत करिए, सब कुछ संभव है भगवान की कृपा से। ये भी रामचरितमानस कहता है। लेकिन जो युवाओं की दिशा दशा सिर्फ राजनीतिक देश में मोड़ने का काम हो रहा है, इस राजनीति से आप क्या समझते हैं? देखिए, मैं तो जब मानधाता में आता हूं और देखता हूं कि हमारे जो लड़के हैं वो किस तरीके से पोलराइज्ड हो गए हैं छोटे भैया नेता के पीछे पीछे। उनके अगर वो अपना यूथ खराब कर रहे हैं, जिस समय उन्हें इस देश को बनाने के लिए, अपनी फैमिली का निर्माण करने के लिए, उनके पेरेंट को सपोर्ट करने के लिए कुछ करना चाहिए, तो उन छोटे भैया नेता के पीछे भाग रहे हैं। और जहाँ तक स्वामी प्रसाद मौर्य जी का सवाल है कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला, तो एक वेव बह रही है अभी, एक किसी धर्म जाति विशेष को क्रिटिसाइज करने का एक वेव बह रहा है, एक हवा बह रही है, तो उसमें वो भी शामिल हो गए हैं। क्या रैशनल है, क्या रैशनल नहीं है, वो तो वही जाने भाई, उनको हिसाब से वो रैशनल लग रहा है तो वो उनकी सोच है।
पर एक्चुअली जो है किसी भी जो धार्मिक पुस्तकें होती हैं, चाहे रामायण हो, गीता हो, बाइबल हो, कुरान हो, या किसी में भी किसी ह्यूमैनिटी के खिलाफ कभी गलत नहीं लिखा जाता है। मेरे दोस्त, मैं यही हमेशा कहूँगा सबके लिए सोसाइटी में कि चाहे रामायण हो या गीता हो या बाइबल हो या कुरान हो, सब में सोशल कोऑपरेशन है, सब में भाईचारा है। और कभी जो 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 आजकल डिवाइड का एक वेव चल रही है, एक सिलसिला चल रहा है, नहीं मैं तुमको बोलूंगा तो मैं अपने आप को अलग करने की कोशिश करूंगा, या किसी पर्टिकुलर कास्ट को या पर्टिकुलर रिलीजन को डिवाइड करूंगा, उन लोगों को कि क्रश हो लोगों में, ये उनके माइंड में विरुद्ध उनकी आग बढ़ के सोसाइटी में जो डिवाइड का काम हो रहा है ना, ये अच्छा नहीं है। ये एक जो हेल्थ जो पॉजिटिव पॉलिटिक्स है, हेल्दी पॉलिटिक्स है, उसकी शुरुआत नहीं है, उसका एंड है। एक हेल्दी पॉलिटिक्स का एंड है, जान लीजिए। नेता होता है वो युवाओं का भविष्य बनाता है, लेकिन आज की जो राजनीति है, ये राजनीति किस तरह से आपको लगता है, कहीं से भी लगता है कि युवाओं के भविष्य के लिए भी काम कर रही है? नहीं, राजनीति जो आज की है, देखिए बहुत इंटरनेशनल और नेशनल लेवल के जो लीडर्स हैं उनकी बात अगर छोड़ दीजिए, वो तो हमारे पीएम साहब हैं हमारे, और जो नेशनल लेवल के लीडर्स हैं वो तो हमेशा पॉजिटिव नोट्स की तरफ रहते हैं। हमारे युवाओं के लिए वो तमाम सारी प्रेरणा की बातें करते हैं, चाहे किसी भी पार्टी के हैं, वो चाहे वो सपा के हैं, चाहे वो बासपा के हैं, चाहे कांग्रेस के हैं या बीजेपी के हैं। सारे जो नेशनल लेवल के लीडर हैं वो तो पॉजिटिव क्रिएट करते हैं हमारे युवाओं के लिए, कि तुम हर जात धर्म के लिए कि तुम आगे बढ़ो, तुम्हें ये करना है। पर जो लोकल लेवल के लीडर्स हैं वो सिर्फ अपना स्वार्थ ढूंढते हैं युवाओं में। युवाओं को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, रियलाइज करना पड़ेगा कि उनके लिए क्या अभी नेतागिरी करना ठीक है। ये जब उनका कंस्ट्रक्टिव पीरियड है उनके लाइफ का, कैरियर बनाने का, तो वो उन नेताओं के पीछे भागना शुरू करते हैं। भाई दिस इज नॉट गुड। मैं तो कहूंगा कि चाहे वो पढ़ना चाहे तो पढ़ें, तैयारी करें, या यूपीएससी की करें, आईआईटी की करें, पीएमटी की करें, तमाम सारे ये विधाएं हैं, वहां जाके अपना कैरियर बनाएं। नहीं तो बिजनेस करें। अपनी जो फैमिली के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए नहीं करेंगे तो आप किसी के लिए भी नहीं कुछ कर सकते हैं। मैं तो कहूंगा डू हार्ड वर्क फॉर योर कैरियर, नॉट फॉर अदर्स कैरियर। दूसरों के कैरियर के लिए आप अपना समय जाया ना करिए, आप अपने और अपने परिवार के लिए अपना समय बर्बाद करिए। देख, कुछ लोगों का ये मानना है कि भाग्य में नहीं है इसलिए नहीं मिला। क्या भाग्य मेहनत से बढ़कर है? नहीं, हार्डवर्क का कोई ऑप्शन ही नहीं है। बेजोड़ है हार्डवर्क। कि आप जीवन में किसी भी फील्ड का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको कुछ सिखा के ही जाती है, बिगाड़ के नहीं जाती, हमेशा बना के जाती है। ऐसा नहीं है। नेवर थिंक अबाउट दिस कि भाग को कोसना नहीं ठीक है। दिस इज नॉट डन, होनी नहीं चाहिए ऐसा। हमारे युवाओं को आप कोई संदेश देना चाहेंगे? देखिए, एक बहुत सिंपल सा संदेश है कि कंसिस्टेंट बनिए, विनम्र बनिए, हार्डवर्क करते रहिए, और समाज में जो कोऑपरेशन लाइए, विद्वेष से दूर रहिए, छोट भैया नेता से दूर रहिए, समय ना बर्बाद करिए, बस। आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को पुनः दें। माई सेल्फ शैलेंद्र कुमार पांडे, डिप्टी डायरेक्टर, डिपार्टमेंट ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। मैं गोविंदपुर मानधाता का निवासी हूँ, यही मेरा परिचय है।